हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंडरी की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपने थ्योरम नंबर 6.18 कंप्लीट कर ली थी और नेक्स्ट है अपने पास थ्योरम नंबर 6.19 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में 2003 में, 5 में, 7 में, 15 में, 17, 19 और काफ़ी बार मतलब हर यूनिवर्सिटी में थ्योरम आ चुकी है। तो ऑब्वियसली बात है, इंपॉर्टेंट तो होनी है पूरी की पूरी थ्योरम। ठीक है, पढ़िए आपकी थ्योरम क्या रही है। थ्योरम आपसे ये कह रही है कि यदि f बिलोंग्स टू r a, b मतलब फंक्शन f जो है रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल a b में, फलन f रीमान समाकलनीय है समवर्त अंतराल a b में। और मैं आपको बता चुका हूं कि शायद 6.11 एक थ्योरम थी कि यदि फंक्शन f या फलन f रीमान समाकलनीय है, यदि फलन f रीमान समाकलनीय है तो परिबद्ध भी होगा, बाउंडेड भी होगा और UFP माइनस LFP लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। यदि दो बातें यदि हैं कि एक तो बाउंडेड मतलब परिबद्ध और UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन, तो आपका फंक्शन f क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है। या फिर इसका रिवर्स भी कि यदि फंक्शन f रीमान इंटीग्रेबल है तो UFP माइनस LFP लेस देन होता है एप्सिलॉन और फंक्शन f क्या होता है, परिबद्ध या बाउंडेड होता है। ठीक है, प्रूफ क्या करवा रहा है ये देखो। इस थ्योरम में 3 पार्टीशन है। एक पार्टीशन तो ये है कि फंक्शन f आपको रीमान इंटीग्रेबल लेकर चलना है और दिखाना है कि जो मॉड f होगा वो भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल या फिर रीमान समाकलनीय होगा। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि इसका कन्वर्स सत्य नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब इसका विलोम सत्य नहीं है कि यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ये जरूरी इसमें नहीं है। तीसरी बात इसमें क्या प्रूव करनी है मुझे कि मॉड a टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए से बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। तो ये 3 बातें इस थ्योरम से प्रूव करवा रहा है। तो 1 बाय 1 अपन प्रूव करेंगे सारा का सारा। तो सबसे पहले ये वाली बात लेकर क्या चलना है कि सर लेकर चलना है कि फंक्शन f रीमान इंटीग्रेबल है किसमें, a, b में, क्लोज इंटरवल a, b में रीमान समाकलनीय है कौन, फलन f। प्रूफ क्या करना है कि जो मॉड f है ना वो क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है a, b में। प्रूफ क्या करना है कि मॉड f है वो क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। शुरू करें, देखिएगा ध्यान से कि यहां माना या फिर दिया है, कैसे भी लिख लो आप, है ना। प्रूफ देख रहे हैं अपन इसका कि आपके पास दिया क्या है कि सर माना ने दिया है गिवन फंक्शन f इज रीमान इंटीग्रेबल a, b। ठीक है, यदि फंक्शन f रीमान इंटीग्रेबल है, फलन f यदि रीमान समाकलनीय है तो बाउंडेड होगा, सीधी सीधी बात है। तो आप इंप्लाइज करके क्या लिखोगे कि सर फलन f कैसा होगा, परिबद्ध होगा। फलन f कैसा होगा साहब, परिबद्ध होगा, मतलब बाउंडेड होगा। ये आपका कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन f बाउंडेड होने का मतलब कि मॉड एफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगी, के। इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया इसको, फर्स्ट। यही होता है भाई। कोई बाउंडेड को मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है, परिबद्ध को गणितीय रूप में लिखने का तरीका क्या होता है कि सर मॉड के अंदर लिखो और किसी एक नंबर से छोटा दिखा दो उसको। अब एक चीज नोटिस करो, f यदि परिबद्ध है, f यदि बाउंडेड है तो मॉड f तो ऑटोमेटिक बाउंडेड हो गया, क्योंकि f से कम पद आएंगे मॉड f में। भाई f यदि बाउंडेड है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू की -1 -2 1 2 3। ठीक है, इसका यदि मॉड एफ एक्स देखूं तो सर मॉड एफ जो होगा ना उसमें तो वैल्यू कल पॉजिटिव रह जाएंगी 1 2 3। जब ये इतनी सारी वैल्यू बाउंडेड हैं तो ये वैल्यू भी क्या होनी है, ऑब्वियसली बात है बाउंडेड होनी है। तो फंक्शन f यदि बाउंडेड है, परिबद्ध है फलन f, तो जो मॉड f है वो भी क्या होगा, परिबद्ध ही होगा। तो इंप्लाइज करके आप क्या लिखोगे कि मॉड f परिबद्ध होगा, विल बी बाउंडेड। मॉड f भी क्या होगा साहब, बाउंडेड होगा। ठीक है, अब मॉड f यदि बाउंडेड है, मॉड f यदि बाउंडेड है तो इसको लिखने का तरीका कि सर मॉड एफ एक्स लेस देन क्या, के। मॉड एफ एक्स लेस देन के। भाई पहले फंक्शन f था, यहां फंक्शन क्या आ गया, मॉड f आ गया। बातें क्लियर हो गई कि सर हाँ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज और दिखानी है, क्या कि UFP माइनस LFP, UFP माइनस LFP फंक्शन f के लिए, तो मॉड में तो क्या होगा u मॉड f LP, सॉरी u मॉड LFP। ठीक है, उसके बाद माइनस का LFP आता है तो उसको L मॉड FP लिखेंगे और लेस देन क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन। ठीक है ना। तो देखिए, सिंस चूंकि फलन f जो है रीमान इंटीग्रेबल है a, b में, ठीक है जी, तो ये इंप्लाइज करेगा क्या कि UFP माइनस का LFP लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया इसको, 3 दे दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि फंक्शन f हमारा रीमान इंटीग्रेबल है इसमें a से b में, तो इसके पार्टीशन होंगे कुछ ना कुछ। तो मान लिया कि एक पार्टीशन किया मैंने, कहा शुरुआत होगी a बराबर x0 से, फिर आएगा x1, फिर x2 डॉट डॉट डॉट,
बीच में आएगा एक्स आर माइनस वन, फिर आएगा एक्स आर और डॉट डॉट लास्ट में क्या आएगा एक्स एन इक्वल टू बी। ये मैंने क्या किया, इस क्लोज इंटरवल ए बी के पार्टीशन कर दिया, मतलब इस समवर्त अंतराल ए बी का मैंने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, जिसका आरवा उपअंतराल कितना है, एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। आरवा उपअंतराल इसका कितना है साहब, एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। तो लिखिएगा कि आरवा उपअंतराल कितना है कि सर आरवा उपअंतराल है इसका एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं आरथ सब इंटरवल। कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब फंक्शन एफ की बात चल रही है, यदि फंक्शन एफ की बात चल रही है तो उसके भी वो होंगे उच्चक और निम्नक, अपर बाउंड और लोअर बाउंड जिसको अपन बोलते हैं उनसे। तो मान लीजिए, माना लेट तीन चार चीजें मान ली, एक तो एम डैश आर, एक स्मॉल एम डैश आर, एक कैपिटल एम आर और एक स्मॉल एम आर। चार अलग अलग चीजें मैंने मान ली हैं। ठीक है, जहां पर जो एम डैश आर है ना वो तो फंक्शन एफ का सुप्रीमम है, फंक्शन एफ का सुप्रीमम मैंने क्या मान लिया, एम डैश आर। फंक्शन एफ का इन्फिनिमम मैंने क्या मान लिया, स्मॉल एम डैश आर। अब जो इन्फिनिमम है ना वो लोअर बाउंड भी कहलाएगा, ठीक है, मतलब निम्न परिबंध भी कहलाएगा, और जो सुप्रीमम है वो क्या कहलाएगा, अपर बाउंड भी कहलाएगा, ठीक है ना, ऊपरी परिबंध। और जो मॉड एफ था उसका मैंने सुप्रीमम क्या माना कि सर कैपिटल एम आर, और जो मॉड एफ का मैंने इन्फिनिमम माना है वो मैंने क्या माना है, स्मॉल एम आर। चार चीजें मैंने अपने मन से मान ली कि जो एफ है उसका सुप्रीमम उच्चक अपने कैपिटल एम डैश आर माना, इन्फिनिमम क्या माना, स्मॉल एम डैश आर, मॉड एफ का सुप्रीमम कैपिटल एम आर और मॉड एफ का इन्फिनिमम स्मॉल एम आर आप मान चुके हो। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको आप सुप्रीमम है ये उच्चक है तो ये अपर बाउंड हो सकता है कि हाँ सर ये अपर बाउंड हो सकता है, ऊपरी परिबंध, क्योंकि अपर बाउंड की सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होती है, ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान जो होता है वो सुप्रीमम या उच्चक होता है, मतलब ऊपरी परिबंध। ऐसे ही ये क्या होगा, लोअर बाउंड, ये क्या होगा आपका लोअर बाउंड, बोले तो निम्न परिबंध। सेम काम करेगा किसके लिए, नीचे वालों के लिए। ठीक है, अब आप इतना तो मानते हो कि फंक्शन एफ जो है वो हमारा रीमान इंटीग्रेबल है, फलन एफ क्या है, रीमान समाकलनीय है। ठीक है, तो फलन एफ रीमान समाकलनीय है तो उसके लिए इंटरवल ए बी जो है, क्लोज इंटरवल ए बी, समवर्त अंतराल ए बी, उसके अंदर कोई ना कोई दो पॉइंट तो ऐसे होंगे अल्फा और बीटा जिन पर ये उच्चक और निम्नक प्राप्त करेगा, सीधी सी बात है। और वो किस में ले लें अपन, सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन को एक्स आर में हर बार लेते थे, याद करो भाई। मैं उप अंतराल एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर में मैं दो वैल्यू ले रहा हूँ, कौन कौन सी, एक तो अल्फा और एक बीटा, फंक्शन एफ फलन एफ के लिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि फलन एफ जो है उच्चक प्राप्त करता है अल्फा पे और निम्नक प्राप्त करता है किस पे, बीटा पे, या फिर उच्चक बीटा पे और निम्नक किस पे, अल्फा पे। तो बार आप इसको पूरे को नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। आगे देखिएगा, अब जो आपका उप अंतराल है एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, उसमें मैं दो पॉइंट मान रहा हूं अल्फा और बीटा। एक पॉइंट तो अल्फा मान लिया, एक पॉइंट बीटा मान लिया, जो किसमें बिलोंग कर रहे हैं, एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर में। ठीक है जी, क्लियर। अब अपन क्या कर रहे हैं, मॉड के अंदर लिख रहा हूं मॉड एफ बीटा माइनस का मॉड एफ अल्फा। बात समझ में आई, मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मॉड पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मॉड एफ बीटा का मतलब मॉड एफ फंक्शन की बात चल रही है इस वाले की। देखो दो तरह के फलन है यहाँ पर, एक तो एफ है और एक है मॉड एफ। ठीक है, मैं किसको लेके चल रहा हूँ, मॉड एफ को लेके चल रहा हूँ, मॉड एफ। यहाँ इसको लिखने का दूसरा तरीका, मॉड के अंदर मॉड एफ बीटा भी लिख सकते हो आप और माइनस का मॉड एफ अल्फा भी आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, मॉड एफ बीटा को आप एफ बीटा का मॉड और मॉड एफ अल्फा को आप एफ अल्फा का मॉड लिख सकते हो। ठीक है, ये जो वैल्यू है यदि इस मॉड को अलग अलग कर दिया जाए, मतलब इस मॉड को यदि पूरे को एक ले लिया जाए, अलग अलग मॉड है ना, इसको पूरे को यदि एक ही ले लिया जाए तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी मॉड एफ बीटा माइनस के एफ अल्फा से। बात समझ में आएगी नहीं है भाई, ये जो वैल्यू है ना मॉड के अंदर, भाई इस पे मॉड लग रहा है, इस पे मॉड लग रहा है, ये वैल्यू और इस पूरे का मॉड लग रहा है फिर, तो ये जो वैल्यू है वो इनसे क्या होगी, हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे सुनो, मेरे पास कितना आ गया, एफ बीटा माइनस एफ अल्फा आ चुका है ना। ठीक है, अब एक बात मेरी समझिए आप, यहाँ पर एफ बीटा माइनस एफ अल्फा जो आपके पास आया है, तो फंक्शन एफ की बात चल रही है, फलन एफ की, और फलन एफ के जो उच्चक और निम्नक मैंने लिए थे वो क्या लिए थे, कैपिटल एम डैश आर और स्मॉल एम डैश आर। भाई सुप्रीमम और इन्फिमम लिए थे ना मैंने, भाई एफ का तो मैंने क्या लिया था, कैपिटल एम डैश आर और उच्चक सुप्रीमम, और एफ का मैंने जो निम्नक लिया था इन्फिनिमम, वो मैंने क्या लिया था, स्मॉल एम डैश आर। ठीक है, यहां तक ये दो मैंने उठाए थे।
स्मॉल एम डैश आर मैंने 2 लिए थे, ठीक है। मान लीजिए कि जो उच्चक और निम्नक जो मिल रहे हैं, ये सुप्रीमम इन्फिनिमम जो मिल रहे हैं, वो आपको बीटा और अल्फा पॉइंट पर ही मिल रहे हैं। क्या करना है मुझे, मान लेना है कि जो सुप्रीमम और इन्फिनिमम जो आपको मिल रहे हैं वो बीटा और अल्फा पॉइंट पर मिल रहे हैं, कि बीटा बिंदु पर तो क्या मिल रहा है, सुप्रीमम, और अल्फा पॉइंट पर मुझे क्या मिल रहा है, इन्फिनिमम मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बनेगा, इस तरह मॉड के अंदर मॉड एफ बीटा, ठीक है जी, माइनस मॉड के अंदर मॉड एफ अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू से छोटी है तो लेस देन इक्वल टू कितना लेंगे, कि सर मैंने इसकी बीटा पर तो क्या ले लिया, कैपिटल एम डैश आर, तो मैंने यहां लिख दिया एम डैश आर माइनस का स्मॉल एम डैश आर। अब सर आपने इसे मॉड क्यों नहीं लगाया भाई, इसकी वैल्यू लिखिए कैपिटल एम डैश आर, इसकी वैल्यू लिखिए स्मॉल एम डैश आर, आना चाहिए था मॉड। लेकिन एक बात समझिए, ये सुप्रीमम है उच्चक, ये इन्फिनिमम है निम्नक, उच्चक में से निम्नक माइनस कर रहे हो तो उच्चक तो बड़ा ही होगा हमेशा, निम्नक छोटा होगा भाई, सुप्रीमम तो बड़ा होगा ना, और इन्फिनिमम क्या होगा, छोटा। तो उच्चक में से निम्नक माइनस कर रहे हो, बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हो, तो हमेशा ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो आप इसमें मॉड नहीं लगाओगे ना तब भी ये पॉजिटिव है, मॉड लगाओगे तब भी क्या है, ये पॉजिटिव है। कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर ठीक है। मॉड एफ बीटा और मॉड एफ अल्फा की बात चल रही है ना, तो मॉड एफ बीटा का जो उच्चक, अब इधर भी उच्चक निम्नक ले लो, तो इसका तो क्या था कि सर इसका था कैपिटल एम आर, और इसका क्या था, स्मॉल एम आर, लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, एम डैश आर माइनस का स्मॉल एम डैश आर। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ क्या लगा दो, समीशन लगा दो और डेल्टा आर लगा दो, ठीक है। तो मैंने इधर क्या लगा दिया, समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, डेल्टा आर मैंने इधर लगा दिया, लेस देन इक्वल टू समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, कैपिटल एम डैश आर माइनस का स्मॉल एम डैश आर, और मैंने क्या लगा दिया, डेल्टा आर लगा दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इनको मैं अलग अलग करता हूं तो समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, स्मॉल एम आर डेल्टा आर, लेस देन इक्वल टू समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, कैपिटल एम डैश आर डेल्टा आर माइनस समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, स्मॉल एम डैश आर डेल्टा आर। ये क्या है, ये यूएफपी है, क्योंकि कैपिटल एम आर किसका है, एफ का है, सॉरी कैपिटल एम आर किसका है, मॉड एफ का है। भाई कैपिटल एम आर किसका था, मॉड एफ के लिए था कैपिटल एम आर, और मॉड एफ के लिए क्या था, स्मॉल एम आर। तो ये किसकी फॉर्मूला है, ये यूएफपी का फॉर्मूला है, लेकिन एफ वाला कौन सा, मॉड वाला। तो इसके लिए एक जगह क्या लिखूंगा मैं कि सर यू मॉड एफ पी माइनस एल मॉड एफ पी। बात समझ में आएगी नहीं, भैया फॉर्मूला यूएफपी का है लेकिन कैपिटल एमआर काम में आ रहा है, कैपिटल एमआर किसका माना था, मॉड एफ का, तो क्या आ गया यू मॉड एफ पी। इसके लिए क्या लिखूंगा, यू मॉड एफ पी। इसको क्या लिखोगे कि सर यू एफ पी माइनस कितना, एल एफ पी। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि एम डैश और एम डैश किसके हैं, एफ के हैं। अब मुझे एक बात समझाइए, आप मुझे एक बात समझाइए, चूंकि जो आपका फंक्शन एफ और रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं ए कॉमा बी में, कि सर है, फंक्शन एफ या फलन एफ रीमान समाकल नहीं है ए कॉमा बी में, तो जो यू एफ पी माइनस एल एफ पी होगा, यू एफ पी इक्वेशन नंबर शायद मैंने 2 दे दिया ना अब तक, 2 दे दिए 3 दे दी, देख लेना जितनी भी दिया ना, मैं इसको 3 दे रहा हूं। अगर 2 दे दी हो तो उसको 3 दे देना, और 3 दे दी हो तो उसको 4 दे देना। एफ रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान समाकल नहीं है, तो यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। समीकरण नंबर कितना, 4 हो गया, ठीक है। अब इसकी यूज यहां पर कर लूं मैं, तो यहां लिखूंगा मैं कि बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इसका यूज यहां करूं मैं, तो ये छोटा है किससे, एप्सिलॉन से, तो ये भी छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन से। यू मॉड एफ पी माइनस का एल मॉड एफ पी लेस देन कितना लिख दिया साहब, एप्सिलॉन। और यही मुझे प्रूफ करना था। मॉड एफ को मैंने बाउंडेड तो पहले दिखा दिया, परिबद्ध तो एक यू मॉड एफ पी माइनस एल मॉड एफ पी लेस देन एप्सिलॉन दिखाई दिया। और किसी भी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल दिखाने के लिए, किसी भी फलन को रीमान समाकल दिखाने के लिए 2 चीज दिखानी पड़ती हैं, एक तो क्या वो बाउंडेड हो, परिबद्ध, जो कि मैंने पहले दिखा दिया, और उसका यूएफपी माइनस एलएफपी क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन। तो लिख देना इंप्लाइज करके कि सो मॉड एफ रीमान इंटीग्रेबल है या फिर रीमान समाकल है, हेंस प्रूफ। एक तरफ से क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा प्रूफ हो चुका है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इसका, लिख देना इसको पार्ट फर्स्ट चल रहा था, ये लिख देना आप कहीं भी ये पार्ट फर्स्ट चल रहा था। अब आएंगे अपन किस पे, पार्ट सेकंड पे। और पार्ट सेकंड हमसे कह क्या रहा है कि कन्वर्स नहीं, सत्य नहीं है इसका, कन्वर्स ट्रू नहीं है। एक चीज और मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, एक बार कराने के बाद तो आपको क्या करना है, पीछे जाना है फिर देख लेना है। भाई मैं रिपीट नहीं कर रहा एक बार कराने के बाद, तो आपको पीछे जाना है फिर आपको दोबारा देख लेना है उसको, ठीक है। तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, मतलब इसका विलोम सत्य नहीं है, ये आपको देख लेना है। चलिएगा नोट करिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, हमको इसका विलोम सिद्ध करना है ना, सॉरी ये दिखाना है कि इसका जो कन्वर्स है ना विलोम, वो ट्रू नहीं है। तो कन्वर्स दिखाने के लिए अपन डायरेक्ट नहीं करेंगे, अपन एक काम करेंगे, कन्वर्स के लिए एक एग्जांपल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए पार्ट सेकंड लिख देना, भले पार्ट सेकंड लिख देना, ठीक है। गिवन क्या है कि सर गिवन इस तरीके से है कि मॉड एफ तो रीमान इंटीग्रेबल है, और टू प्रूव क्या है, प्रूव मुझे क्या करना है कि सर प्रूव करना है कि एफ भी रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। दो बातें हैं, ये गिवन क्या है कि मॉड एफ रीमान इंटीग्रेबल है, और प्रूफ क्या करना है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल है, दो बातें अपने को है, ठीक है। अब कन्वर्स यही है, ठीक है, लेकिन दिखाना है कि कन्वर्स सत्य नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एग्जांपल लेके चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं, एक एग्जांपल, और ऐसा एग्जांपल मुझे उठाना है जिसमें मॉड एफ रीमान इंटीग्रेबल हो लेकिन एफ रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो। तो देखिए ना, लिख देना, इसे अपन एग्जांपल से प्रूव करेंगे, इसे हम एक एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल से कैसे, एग्जाम्पल मान लिया कि एफ एक्स इक्वल टू दो वैल्यू है इसमें, वन और माइनस वन। वन कब है, जब एक्स हमारा रेशनल है, रेशनल बोले तो परिमेय है, और एक्स कैसा है, इर्रेशनल, तो वैल्यू कैसी है, अपरिमेय। ये दो बातें मैं अपने मन से लेकर चल रहा हूं, मतलब एक फंक्शन उठा लिया मैंने, कोई फलन है जिसमें दो ही वैल्यू आ रही है, एक तो वन आ रहा है एक माइनस वन आ रहा है, ठीक है। अब रीमान इंटीग्रेबल यदि चेक करना है एफ को, तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके सिखा रखे हैं, तो यूएफ माइनस एलएफपी वाला सिखाया था, ठीक है ना। और एक मैंने आपको ये चीज बताई थी, यदि क्वेश्चंस आपको करने हो, क्वेश्चंस आपको करने हो तो आप अपर रीमान इंटीग्रेशन और लोअर रीमान इंटीग्रेशन को इक्वल दिखा दो, मतलब ऊपरी रीमान समीकलन, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन यदि बराबर है तो भी फंक्शन हमारा क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। ऊपरी रीमान समाकलन, समाकल और निम्न रीमान समाकल, अपर रीमान इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन और लोअर रीमान इंटीग्रेशन, यदि दोनों इक्वल है ना तो भी क्या होगा, वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले अपर रीमान इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं, ठीक है, तो यही तो होगा कि हाँ सर यही होगा अपर रीमान इंटीग्रेबल। अब एफ एक्स की वैल्यू कौन सा उठाऊं, वन या माइनस वन, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी यदि अपर रीमान इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू ले लो, ज्यादा वाली, अपर निकाल रहे हो तो ज्यादा वाली वैल्यू उठा लो एफ एक्स की जगह, तो क्या लोगे, ए से बी वन डी एक्स, और बार को हटा देना है, ठीक है। तो वन एक्स का डी एक्स का कितना होगा, एक्स होगा, और लिमिट कहां से कहां तक, ए से बी, कितना आ गया, बी माइनस ए, ठीक है। ये हो गया अपर रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम निकालते हैं लोअर रीमान इंटीग्रेशन, क्वेश्चंस करते वक्त बताया था मैंने ये काम में लेना है आपको। तो लोअर यदि आपको निकालना है तो किसको उठा लो, माइनस वन को उठा लो, तो आपने ले लिया ए से बी माइनस का वन डी एक्स, तो कितना आ गया ये, माइनस का एक्स आएगा, ए से बी कितना आएगा ये, ए माइनस बी। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं कि सर नहीं आ रहे, तो यहां ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स। तो आप क्या बोलोगे, अपर रीमान इंटीग्रेशन लोअर रीमान इंटीग्रेशन के इक्वल नहीं है, तो इंप्लाइज करके एफ जो है ना हमारा वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मॉड एफ होना चाहिए, यदि एग्जांपल आपने उठाया है तो प्रूफ करना है कन्वर्स नहीं है, कन्वर्स बोला मतलब ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो ये तो नहीं आ गया, अब मुझे दिखाना है मॉड एफ, तो चेक करते चलो मॉड एफ। मुझे एक बात बताओ, मॉड एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कि सर मॉड एफ एक्स की वैल्यू तो वन आएगी, क्यों, क्योंकि, और लिख देना एक्स जो है ना वो इंटरवल ए कॉमा बी में बिलोंग कर रहा है ना, वन रखोगे तो वन आएगी, लेकिन माइनस वन रखोगे और उसका मॉड करोगे तो भी वन ही आने वाली है, कब, जब एक्स बिलोंग कर रहा हो किसमें, ए कॉमा बी में। अब निकालिए अपर रीमान इंटीग्रेबल, ए से बी बार मॉड एफ एक्स डी एक्स, तो मॉड एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वन, ए से बी वन डी एक्स इक्वल टू कितना, वही बी माइनस ए आने वाला है। और यदि आप लोअर रीमान इंटीग्रेशन निकालते हो मॉड के अंदर, तो भी ये वैल्यू कितनी आने वाली है, वन ही आने वाली है, ठीक है जी, बी माइनस ए, दोनों इक्वल आ रहे हैं कि अपर रीमान इंटीग्रेबल ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल आ रहा है किसके, ए बार से बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। तो इंप्लाई करके क्या लिखोगे कि मॉड एफ जो है ना वो रीमान इंटीग्रेबल है, और यही मुझे प्रूव करना था कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स विलोम सत्य नहीं है, विलोम मतलब क्या होगा, मॉड एफ तो हो लेकिन एफ नहीं हो। तो प्रूफ मैंने कर दिया, किसकी सहायता से, एग्जाम्पल की सहायता से, नोट कीजिए। अब आते हैं अपन किस पर, पार्ट थर्ड पर, ये आपका पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नोट कीजिएगा।
आगे देखिएगा, पार्ट थर्ड यदि मुझे प्रूव करना है तो सुनो, मैंने एक काम किया कि दो फंक्शन माने मैंने। एक तो फंक्शन माना मैंने f1x, जो कि माना 1/2 मॉड fx प्लस fx, ये तो मान लिया मैंने f1x। अलग अलग दो फंक्शन मान रहा हूं। दूसरा मैंने मान लिया f2x, अपने मन से माने हुए 1/2 मॉड fx माइनस का fx। ठीक है जी, कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। यदि इन दोनों को प्लस किया जाता है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यदि दोनों को प्लस किया जाता है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो f1x प्लस f2x ये कट जाएंगे, हाफ हाफ पूरा हो जाएगा। तो मॉड fx किसके इक्वल आएगा कि सर f1x प्लस का f2x के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। यदि दोनों को माइनस किया जाए तो ये कटेंगे, और ये fx और fx 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा कि सर fx इक्वल टू f1x माइनस का f2x। इक्वेशन नंबर कितना दे दिया मैंने इसको, 4 दे दिया। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और देखिएगा कि जो आपके पास f1x और f2x हैं, दोनों के दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, f1x और f2x की, ठीक है ना, इनका जो इंटीग्रेशन होगा a से b f1x dx, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, पॉजिटिव। और लेकर चल रहा है अपने मन से, ये अपने मन से लेकर चल रहे हैं कि दोनों का जो इंटीग्रेशन है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। कब? जब x बिलोंग कर रहा है किसमें, इंटरवल a, b। अपने मन से लेकर चल रहा हूं मैं कि f1x dx और f2x dx ये दोनों के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, कब? जब x बिलोंग कर रहा है किसमें, a से b में। अब मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको 4 फिर से लिखा, इक्वेशन नंबर 4 कि सर fx इक्वल टू f1x माइनस का f2x। ठीक है, मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया और लिमिट लगा दी a से b। मतलब मैंने क्या कर रहा हूं इनके साथ में, ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन लगा दिया, a से b fx dx। ठीक है जी, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिया, a से b f1x माइनस का f2x, और बाहर कितना लिख दिया मैंने, dx। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पर लगा दिया मैंने पूरा का पूरा मॉड, दोनों पर मैंने क्या लगा दिया, पूरा का पूरा मॉड लगा दिया। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लिखा a से b fx dx, पूरे पे क्या लगा दिया मैंने, मॉड लगा दिया। ठीक है, अच्छा सुनो, यदि इस पूरे के मॉड को मैं अलग अलग लेकर जाऊं, पूरे इसको तो दो पार्टीशन तोड़ लो पहले, मॉड a से b f1x dx माइनस मॉड a से b f2x dx। कोई दिक्कत? ये सर कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस मॉड को मैं अंदर लेके जाता हूं, दोनों पर अलग अलग प्लस का चिन्ह लगाता हूं, तो ये किसका आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का, बता रखा है मैंने आपको, याद हो तो, f1x dx, ठीक है, प्लस a से b f2x dx। कोई दिक्कत? ये सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a से b f1x dx पहले से मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, तो उस पर मॉड लगाओ चाहे नहीं लगाओ फर्क थोड़ी पड़ेगा। अरे a से b f1x dx जो है ना, इस पे मॉड लगाओ चाहे नहीं लगाओ, रहेगा तो ये पॉजिटिव, क्योंकि पहले से पॉजिटिव है। तो इसकी जगह लिखा जा सकता है कितना, f1x dx, और इंटीग्रेशन कहां से, a से b, प्लस a से b f2x dx। ये दोनों खुद पहले से पॉजिटिव है, तो इनको मॉड में लिखो चाहे बिना मॉड में लिखो, हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं। लेस देन इक्वल टू a से b f1x dx जो है, ठीक है, मैंने तोड़ लिया ऐसे क्या कि सर a से b f1x प्लस f2x ब्रैकेट और बाहर कितना dx, दोनों को एक साथ लिख लिया मैंने। अब जो f1x प्लस f2x है वो किसके बराबर है कि सर मॉड fx के। तो यहां मैंने क्या लिखा कि सर लेस देन इक्वल टू a से b मॉड fx। ठीक है, और यहां क्या लिख दिया मैंने, dx। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लीजिए, और ये पूरी की पूरी थ्योरम ओके हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, लिख लीजिए। और मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा देख लेना अगर देखना चाहो तो। ठीक है ना, और शायद आजकल में एनए स्टार्ट होने वाली है, तो जिनका एडमिशन पहले हो चुका है वो लोग साइड डिटेल बहुत से लोगों ने मुझे भेज दी है, जिन्होंने नहीं भेजी वो भेज दें, ताकि उनको मैं पहले से एनरोल करके रखूँ। ठीक है ना, चलिए नोट करिए।
आगे देखिएगा, नेक्स्ट है अपने पास समाकलन फलन या फिर इंटीग्रल फंक्शन। क्या होता है सुनिए, कि यदि कोई फंक्शन f ऐसा है जो पहले से रीमान इंटीग्रेबल है, कोई फलन f पहले से क्या है, रीमान समाकलनीय है, तो फाई एक्स बराबर इंटीग्रेशन a से a टू एक्स एफ टी डी टी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। ध्यान सुनिएगा, फाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू एक्स एफ टी डी टी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b। ऐसा जो फंक्शन है, ऐसा जो फलन है, उसको बोलते हैं समाकलन फलन या फिर इंटीग्रल फंक्शन या फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल या फिर अनिश्चित समाकल फलन f का। ठीक है जी, तो एफ टी डी टी है ना, और a टू एक्स, इस पर क्या लग रही है, लिमिट लग रही है a से लेकर x तक। x कहाँ है सर, x है a से लेकर बीच में, b के कहीं भी बीच में हो सकता है, a से b तक के बीच में कहीं भी x हमारा हो सकता है। ठीक है जी, तो f रीमान इंटीग्रेबल है, तो f जो है वो a से x में भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। अरे a से लेकर b तक यदि कोई रीमान समाकल नहीं है तो बीच में कोई x पॉइंट आ गया तो वहां पर भी तो रीमान समाकल नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, समाकलन फलन या फिर इंटीग्रल फंक्शन हमारा बोला जाता है। अब इसके ऊपर कोई 2-3 थ्योरम्स हैं, आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम मेरे पास है आपकी थ्योरम नंबर 6.22 जो राजस्थान 2006 में और 2009 में पूछी गई है। क्या कह रहा है कि यदि कोई फलन f रीमान समाकलनीय है ए बी पर, तो f का समाकलन फलन जो फाई था ना, फाई एक्स, वो ए बी पर संतत होगा कि इफ फंक्शन f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन a कॉमा बी देन इंटीग्रल फंक्शन ऑफ f इज कंटिन्यूअस ऑन a कॉमा बी। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको फंक्शन f को रीमान इंटीग्रेबल लेकर चलना है, मतलब रीमान समाकलनीय लेकर चलना है, और प्रूफ क्या करना है कि जो f का इंटीग्रल फंक्शन होगा फाई एक्स वो कंटिन्यूअस होगा किस पे, ए बी पर। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या किया, माना कि लेट या फिर लेट का दिया है, गिवन है मुझे, क्या गिवन है बताओ जरा, कि सर f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन a कॉमा बी। सही है, यहां तक इधर बिल्कुल सही है। यदि f रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान समाकलनीय, तो परिबद्ध भी होगा, होगा या नहीं होगा कि सर होगा, तो f कैसा होगा, परिबद्ध होगा। परिबद्ध बोले तो बाउंडेड, f हमारा बाउंडेड होगा, मतलब जो मॉड एफ एक्स की वैल्यू किसी से आप छोटा मान सकते हो, k से मान लिया अपन ने, किसे छोटी मान ली मैंने, मॉड एफ एक्स की वैल्यू k से छोटी मान ली। ठीक है, चलो ठीक है सर। अब एक बात चल रही है किसकी, f के इंटीग्रल फंक्शन की, मतलब f के समाकल फलन की। तो मान लीजिए फाई एक्स है, कि माना f का समाकल फलन कि लेट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ f, लेट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ f इज फाई, मतलब फाई एक्स है वो। तो फाई एक्स का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि a टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट, जहां x बिलोंग करेगा किसमें, a कॉमा बी में। थोड़ी देर पहले दिखाई थी मैंने आपको डेफिनेशन। ठीक है ना, चलो, प्रूफ करना है कि संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है। अब संतत प्रूफ करने का याद करो, मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, संततता की कोशी परिभाषा बताई थी एक बार, कि कोशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। मैं एक बार पूरा सॉल्व कर देता हूँ, फिर लास्ट में अपन उसको डिस्कस करेंगे, है ना। देखते चलो, मैंने एक पॉइंट मान लिया सी, कि माना लेट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ए कॉमा बी के अंदर मैंने एक पॉइंट कौन सा मान लिया, सी, जो ए और बी के कहाँ पे है, बीच में है। तो सी है तो एक साथ साथ मैंने सी प्लस एच भी ले लिया, जो भी कहाँ पर है, ए और बी के बीच में है कहीं ना कहीं। भाई मैंने एक सी पॉइंट ले लिया जो कहां पर है, ए और बी के बीच में, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में ये आपका है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, सी पॉइंट है जो ए कॉमा बी में है, तो सी प्लस एच भी कहाँ है, ए कॉमा बी में, सी में थोड़ा सा बढ़ा के। और जो एच है उसके लिए कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि मॉड एच छोटा है किससे, एप्सिलॉन अपॉन के से। कि सर ऐसा क्यों, वो आपको लास्ट में पता लग जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन के क्यों लिया, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। ठीक है, अब मुझे बताइए फाई सी क्या होगा, कि सर फाई सी होगा इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ सी, एक्स की जगह क्या रखना है आपको, सी रख देना है। तो सुनो सुनो सुनो, आपको लेकर चलना है कितना, फाई सी बिलोंग कर रहा है ए बी में, सी प्लस एच बिलोंग कर रहा है ए बी में, तो आपको दो तरीके की वैल्यू लेकर चलनी है। एक तो सी, सॉरी एफ टी डी टी था ये, कितना था ये, एफ टी डी टी। सी और सी प्लस एच दो वैल्यू है ना, इन पर आपको फाई की वैल्यू चेक करनी है। तो एक तो लिया मैंने क्या, फाई सी क्या हो जाएगा, ए टू सी एफ टी डी टी, इक्वेशन नंबर 2। एक लिया सी प्लस एच, जो क्या हो जाएगा कि सर ए टू सी प्लस एच एफ टी डी टी, है ना। और इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने इसको 3।
इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करिए तो क्या आएगा 5c प्लस एच माइनस का 5c। ठीक है, इंटीग्रेशन a से c प्लस एच एफ टी डी टी। ठीक है जी, और माइनस इंटीग्रेशन a टू c एफ टी डी टी। कोई दिक्कत कि सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पे मॉड लगा दे रहा हूं पूरी तरह। क्यों लगा रहा हूं, रीजन लास्ट में समझ में आ जाएगा, अभी सॉल्यूशन करते चले। इधर मॉड लगाया तो 5c प्लस एच माइनस का 5c। ठीक है, इक्वल में इधर पूरे पे मॉड लगा दिया मैंने। देखो सुनो, ये लिमिट a से c है ना, यदि इसको चेंज कर दिया जाए c से a तो साइन चेंज हो जाएगा। पर लिमिट a से c है, चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा c से a। तो लिख दी मैंने लिमिट कहां से कहां तक, c से a एफ टी डी टी। प्लस का साइन ये वाला, a से c प्लस एच कितना एफ टी डी टी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर बिल्कुल आ गई। दोनों तरफ एक तो मॉड लगा दिया, इसकी लिमिट जैसे चेंज करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़िएगा, कितना आएगा कि सर मॉड, अच्छा c से a और a से c प्लस एच, सुनिए कभी ऐसे लिमिट a से b और b से c, a से b और b से c, तो a से c हो जाती है ना, तो c से a, ये फंक्शन सेम है दोनों तरफ, और a से c प्लस एच, तो कहां से कहां तक वही डायरेक्टली है c से c प्लस एच तक। और यहां क्या हो गया एफ टी डी टी, और इक्वल में तो मॉड के अंदर वो चल ही रहा है हमारा। ठीक है ना, अब आगे सुनिएगा, ये जो वैल्यू है लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था कि यदि इस मॉड को अंदर लेके जाऊं तो लेस देन इक्वल टू होती है। पिछले थ्योरम का जो पार्ट थर्ड था ना, वो यही तो था कि ये जो वैल्यू मॉड में लिखी हुई है, इस मॉड को यदि मैं अंदर लेके जाऊंगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। मतलब ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा c से c प्लस एच मॉड एफ टी डी टी, मॉड डी टी, या पूरा का लिख दो एक सेकंड, मॉड एफ टी डी टी के। ठीक है, यहां तक सीधी सी बात है। मॉड को यदि इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, मॉड एफ टी डी टी हो जाएगा। चलते चलो, इधर क्या चल रहा है 5c प्लस एच माइनस का 5c लेस देन इक्वल टू, अच्छा सुनो, इंटीग्रेशन c से c प्लस एच हो गया, मॉड एफ एक्स छोटा था किससे, k से। ठीक है, तो मॉड एफ टी छोटा होगा किससे, k से, हाँ या ना? अरे मॉड एफ एक्स छोटा है k से, मतलब फंक्शन का जो मॉड है वो छोटा है k से, तो मॉड एफ टी भी छोटा हो किससे, k से, क्यों भी तो फलन है, चर का ही तो फर्क है, यहाँ पर x है वहां पर t है, और जो x जो है वो a से b में है तो t भी वहीं पर है हमारा। ठीक है, तो f परिबद्ध है, f क्या है, बाउंडेड है, तो ये वाला f भी तो बाउंडेड ही होगा। तो जब इसके साथ मॉड एफ एक्स लेस देन क्या आ रहा है, तो इसके साथ भी मॉड एफ टी लेस देन कितना आएगा, क्या आएगा ना। तो मैंने इस साइन को हटाया और इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, k, और यहाँ लिख दिया मॉड हमारा dt। किसका यूज किया, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलते चलो, लेस देन के, हाँ जी साहब, मॉड dt, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, तो ये मॉड t आएगा, तो मॉड t पर लिमिट लगेगी ऊपर, मॉड c प्लस एच माइनस c, तो c से c कटेगा, क्या बचेगा, मॉड h बचेगा। क्या बचेगा, मॉड h बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अरे मॉड dt है, मॉड dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, मॉड t होगा, भाई dt का तो t होता है, तो मॉड का मॉड t हो जाएगा। अपर लिमिट रखोगे c प्लस एच, माइनस रखोगे c, c से c कटेगा, क्या बचेगा, मॉड h बचेगा ना। अब एक चीज देखो, मैं यहाँ पर मॉड h को लेस देन मान के चल रहा हूँ एप्सिलॉन से, k को यहाँ लिया तो मॉड h डॉट k लेस देन एप्सिलॉन होगा, मॉड h डॉट k लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन, तो ये छोटा किससे होगा, एप्सिलॉन से। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, मॉड 5c प्लस एच माइनस का 5c लेस देन कितना आ गया, एप्सिलॉन फॉर ऑल। ठीक है, अपनी तरफ से मन से लिख रहा हूं क्या, कि जो मॉड के अंदर c प्लस एच माइनस का c है लेस देन है किससे, डेल्टा से। डेल्टा कोई भी संख्या है जिससे छोटा है, c प्लस एच माइनस c, 5c प्लस एच माइनस का 5c लेस देन एप्सिलॉन मॉड c प्लस एच माइनस का c लेस देन क्या हो, डेल्टा हो। ये क्या बन रहा है, ये याद कीजिए कि सर ये बन रही है कोशी की संतत परिभाषा, संततता की कोशी परिभाषा है ना, कोशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद कीजिए क्या था वो, कि जो कोशी की डेफिनेशन थी ना, वो ऐसे थी कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, कि मॉड एफ एक्स माइनस का एफ ए लेस देन हो एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड एक्स माइनस ए लेस देन हो क्या, डेल्टा। यदि ऐसी सिचुएशन है ना तो फंक्शन एफ एक्स क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस होता है, मतलब क्या होता है, संतत होता है। कौन सी डेफिनेशन है ये, कोशी की संतत परिभाषा। तो इसके हिसाब से जो 5c हो गया, फलन तो है ये, पॉइंट सी की बात चल रही है, तो इंप्लाई करके क्या लिखोगे कि 5x कैसा है, संतत है, या फिर क्या है, कंटिन्यूअस है। ये प्रूव करना था कि f(x) का जो इंटीग्रल फंक्शन है, f का जो समाकल फलन है 5x ही तो माना है अपन ने, f का समाकल फलन 5x, तो वो क्या है, कंटिन्यूअस या फिर संतत है। ठीक है, चलिए नोट करिएगा, थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा आगे, थ्योरम नंबर है आपके 6.23 जो कि राजस्थान 2003 में पूछी गई है। क्या कह रहा है कि यदि फंक्शन एफ ए बी में संतत है, मतलब कोई फंक्शन फलन एफ है जो ए बी में क्या है, कंटिन्यूस है, तो फाई एक्स इक्वल टू है ए टू एक्स एफ टी डी टी, इंटीग्रल फंक्शन है ये तो है ना, समाकलनीय फलन। तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तो प्रूव करना है कि फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब ये फाई डैश एक्स का मतलब क्या है, फाई डैश का अवकलज, ये लिख रहा है ना फाई डैश एक्स, इसका मतलब क्या है, फाई एक्स का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स। क्या लिखेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स, ठीक है जी। और ये प्रूफ करके किसके इक्वल लाना है, मुझे एफ एक्स के इक्वल लाना है, ठीक है। चलते हैं शुरू करते हैं, देखिएगा। सिंस फाई एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है कि सर मुझे दे रखा है ए से एक्स एफ टी डी टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए से बी में। इक्वेशन नंबर दे दिया इसको फर्स्ट। यदि मैं 2 पॉइंट लू सी और सी प्लस एच, वो भी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, ए कॉमा बी में। 2 पॉइंट उठा लिए मैंने, कौन कौन से, एक तो सी यू ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, सी प्लस एच ले लिया। तो फाई सी प्लस एच क्या बनेगा कि सर ए से सी प्लस एच, थोड़ी देर पहले जो किया था ना वही काम फिर से कर रहा हूं मैं, एफ टी डी टी इक्वेशन नंबर 2। और फाई सी क्या बनेगा कि सर फाई सी बनेगा ए से सी एफ टी डी टी, इक्वेशन नंबर 3। एक्स की जगह सी और एक्स की जगह सी प्लस एच रख दिया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दीजिए, फाई सी प्लस एच, क्यों कर रहा हूं रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। और इक्वल में कितना, इंटीग्रेशन ए से सी प्लस एच एफ टी डी टी माइनस ए से सी एफ टी डी टी। सही है यहां तक कि सर बिल्कुल ठीक है। अब तो एक्चुअल में आपने देखा होगा कि 12th क्लास में आप प्रथम सिद्धांत पढ़ देते हैं अवकलन का, याद करो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, और या फिर आपने दायां अवकलज बायां अवकलज पढ़ा होगा। वहां पर जैसे कोई फंक्शन फाई एक्स है तो इसका जो डेरिवेटिव फाई डैश एक्स है ना, वो पता है क्या लिखा जाता है कि फाई एक्स प्लस एच, सॉरी फाई डैश एक्स लिखा जाता है आपका कि सर लिमिट एच टेंस टू 0 फाई एक्स प्लस एच माइनस का फाई एक्स अपॉन एच। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, याद कीजिए। दाएं बाएं अवकलन जो पढ़ा हुआ है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ये अवकलन का, ये 12th में भी आता है और शायद फर्स्ट ईयर में भी है आपका, और यहाँ भी अपन अवकलन जब पढ़ते थे बताया भी था आपको ये फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है। तो मुझे ये बनाना है फाई डैश एक्स इधर की तरफ, इधर की तरफ तो क्या बनाना है मुझे, फाई डैश एक्स, और उधर क्या बनाना है कि सर एफ एक्स मुझे लेकर आना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स, तो वो तो मैंने लिख लिया फाई सी प्लस एच माइनस का फाई सी, अपॉन में एच चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूं दोनों तरफ एच का डिवाइड कर देता हूं। अच्छा एक चीज और, इसकी लिमिट चेंज कीजिए, क्या हो जाएगी, सी से ए एफ टी डी टी, प्लस का साइन ये वाली लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसको इधर लिख दीजिए ए से सी प्लस एच एफ टी डी टी। थोड़ी देर पहले ये काम तो किया था, ठीक है सर। सी से ए से सी प्लस एच, सी से ए और ए से सी प्लस एच, कहां से कहां हो गई, सी से सी प्लस एच, और यहां पर कितना एफ टी डी टी, और इधर कितना है फाई सी प्लस एच माइनस का फाई सी। मैं दोनों तरफ किसका डिवाइड कर दिया, एच का डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। एच का डिवाइड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए, मुझे तो पता है आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसे मिटा सकूं। लिख लिया होगा, ठीक है, वीडियो को रोक के लिख लेना, मैं अब इसमें लिखवा रहा हूं आगे पूरा ना, कंप्लीट चल रहा है साथ साथ। तो देखिएगा, तो हमारे पास है फाई सी प्लस एच माइनस का फाई सी अपॉन एच। मैंने इधर एफ सी माइनस कर दिया और उधर भी मैं एफ सी माइनस कर देता हूं। और ये चीज ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी करा रहा हूं ना, इसके जैसी 3 या 4 थ्योरम आपके थर्ड ईयर में आएंगी कॉम्प्लेक्स वाली बुक में। ये जो कॉन्सेप्ट जो चल रहा है ना ये वाला, इसके ऊपर कम से कम 3 या 4 थ्योरम से थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स में। यदि यहाँ आप इसे अच्छे समझते हो, वहां जब दोबारा आएगी ना तो आपको रिपीटेशन होगा और आपको अच्छा लगेगा। माइनस कितना, एफ सी, मैंने किया क्या, दोनों तरफ एफ सी को माइनस कर दिया, ठीक है। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, सी प्लस एच एफ टी डी टी माइनस 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन सी से सी प्लस एच एफ सी डी टी। चेक कीजिए भाई, ये तो ये जो भी तो लिख रहा है, 1 अपॉन एच बाहर है, एफ सी तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये तो बाहर आ जाएगी एफ सी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा, मैं सॉल्व करके बताता हूं। इसमें देखो 1 अपॉन एच तो है ही, एफ सी बाहर रह जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा, सी से सी प्लस एच, ये आएगा 1 अपॉन एच, यहाँ आएगा एफ सी, लिमिट अप्लाई करोगे सी प्लस एच माइनस का सी, सी से सी कट जाएगा, एच बचेगा, ऐसे एच कट जाएगा, क्या रह गया एफ सी। तो इस एफ सी को ऐसे लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि इनको एक जैसे बना रहा हूं मैं,
पहले तो ये अलग अलग परिवार के लोग लग रहे थे, लेकिन ऐसा बनाने के बाद ये क्या हो गए, एक जैसे लोग हो गए, एक परिवार के, ठीक है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि सर 1/h यहाँ भी है, 1/h यहाँ भी कॉमन ले लिया, c से c प्लस एच एफ टी माइनस का एफ ऑफ सी, और बाहर कितना लिख दिया मैंने, डी टी लिख दिया। कोई दिक्कत किसी तरीके की कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं, 5c प्लस एच माइनस का 5c अपॉन एच माइनस का एफ ऑफ सी। इधर भी मैंने क्या लगा दिया, मॉड, कितना कि सर 1/h इंटीग्रेशन c से c प्लस एच, फिर कितना ब्रैकेट में एफ टी माइनस का एफ ऑफ सी, और कितना डी टी, और पूरे पे क्या, मॉड। सही है क्या यहाँ तक कि सर बिल्कुल सही है। और इक्वेशन नंबर 3 दे दी तो इसको दे दे इक्वेशन नंबर मैंने कितना, 4। चलें आगे कि सर ठीक है चलो। अब मुझे एक बात बताओ, सिंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल a to b, हाँ या ना भाई, फलन f कैसा है, संतत है समृत अंतराल a b में, और यदि संतत है, यदि ये पॉइंट फलन f x क्या है, संतत है, तो कोशी की परिभाषा क्या होती है संततता की, वह संततता की कोशी परिभाषा थी ना, कोशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी कि सर मॉड एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ सी लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड एक्स माइनस सी लेस देन क्या हो, डेल्टा। पढ़िए डेफिनेशन, ठीक है। एक्स की जगह टी रख दूं, फंक्शन एफ एक्स हो चाहे एफ टी हो, है तो वेरिएबल में ही, तो मॉड एफ टी माइनस का एफ ऑफ सी लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड टी माइनस सी लेस देन कितना, डेल्टा। बात समझ में आई कि नहीं है कि सर आ गई, मतलब एफ टी मॉड एफ टी माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अभी इस पूरे को नोट कीजिए, रिपीटेशन मैंने किया नहीं है तो दोबारा देख लेना वीडियो को, नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, तो ये मॉड में तो इधर पूरा का पूरा है ही, कितना है ये कि सर मॉड 5c प्लस एच माइनस का 5c अपॉन एच माइनस का एफ ऑफ सी, ठीक है जी। अब यदि इस मॉड को मैं अंदर लेकर जाता हूं, हर टर्म पे मॉड लेकर अंदर जा रहा हूं, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का बता चुका हूं मैं आपको, साइन आ गया लेस देन इक्वल टू का 1 अपॉन मॉड एच, ठीक है, इंटीग्रेशन c से c प्लस एच, उसके बाद मॉड एफ टी माइनस का एफ ऑफ सी, उसके बाद कितना, मॉड डी टी। सही है यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू किससे छोटी है, एप्सिलॉन से, ये नहीं ना भाई, ये वैल्यू किससे छोटी है, एप्सिलॉन से, तो यहाँ एप्सिलॉन रखूंगा तो साइन किसका आ जाएगा, लेस देन का, तो एप्सिलॉन अपॉन मॉड एच। ये एप्सिलॉन किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से, मॉड सी से सी प्लस एच, और यहाँ पर कितना आ गया, मॉड डी टी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मॉड एच। ये पहले भी आ चुका था पिछले थ्योरम में, बट डी टी का तो टी होगा, अपर लिमिट लगाओगे सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी कटेगा, क्या बचेगा एच, तो ये बच गया कितना, मॉड एच, मॉड एच से मॉड एच कट गया, तो लेस देन कितना आ गया, एप्सिलॉन। मतलब आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है मॉड के अंदर 5c प्लस एच माइनस का 5c अपॉन एच माइनस का एफ ऑफ सी लेस देन कितना, एप्सिलॉन। ठीक है साहब, अब आगे सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब ही है समझने वाली, यहां तक तो सब कुछ ठीक थी, समझने वाली बात यहां पर है। मुझे एक बात बताओ, एप्सिलॉन क्या है कि सर अल्प धनात्मक राशि, यही तो मानते हैं अपन एप्सिलॉन को कि सर एप्सिलॉन जो है वो एक अल्प धनात्मक राशि है, मतलब स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। कौन है एप्सिलॉन? अगर ये अल्प धनात्मक राशि या ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है छोटी सी, तो जीरो के पास होगी लगभग, हाँ या ना, जीरो के बहुत ज्यादा पास में होगी ना, ठीक है। एक बहुत अल्प धनात्मक राशि से, जो एक बहुत अल्प धनात्मक राशि है उससे भी छोटी वैल्यू ये है और मॉड में है। एक बहुत अल्प धनात्मक राशि है, बहुत छोटी स्मॉल क्वांटिटी है बहुत, लेकिन पॉजिटिव है ये, उससे भी छोटा ये है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये यदि जीरो के पास है तो ये जीरो के और ज्यादा पास होगा। अरे मैं जैसे ऐसे कर रहा हूं तो सुनो, यहाँ जीरो, यहाँ पर 1, यहाँ एप्सिलॉन बैठा है जीरो के पास में, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, अल्प धनात्मक राशि, ये इससे भी छोटा है और मॉड में है, तो मॉड में तो पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है, और इससे भी छोटा रहेगा, मतलब ये वैल्यू और ज्यादा जीरो के पास हो जाएगी कि सर होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू है, यदि हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो डेफिनेटली क्या होगी, जीरो ही बन जाएगी। जीरो के बहुत ज्यादा पास मतलब कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर मैं लिमिट ले लूं, एक लाइन लिखेंगे आप
कि लिमिट लेने पर क्या बनेगा कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 फाई c प्लस एच माइनस का फाई सी अपॉन एच माइनस का एफ ऑफ सी। ठीक है, इस पर तो लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 के। क्यों? क्योंकि ये खुद बहुत छोटा है, उससे भी छोटा ये है, लेकिन पॉजिटिव है तो किसके बराबर हो गया 0 के। अब आगे बढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा, इसको बोल देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फाई सी प्लस एच माइनस का फाई सी अपॉन एच। इस पर लिमिट अप्लाई होगी नहीं क्योंकि इसमें h ही नहीं है, इसको उधर भेज दीजिए। कितना आ गया ये f ऑफ c आ गया। सही है। अच्छा मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है? थोड़ी देर पहले बताया था फाई एक्स प्लस एच माइनस का फाई एक्स अपॉन एच, लिमिट लगी हुई थी कि सर इसको बोल दोगे आप फाई डैश सी। ठीक है, इक्वल टू कितना f ऑफ c, फॉर ऑल c बिलोंग कर रहा है किसमें a से b में। c कोई भी एक नंबर हो सकता है a से b में, तो जब c a से b में कोई भी एक नंबर है और उसके लिए ये चीज हो रही है तो x भी तो इसके बीच में कोई नंबर ले लो c की जगह। तो मैंने लिख दिया कितना इंप्लाइज करके कि सर फाई डैश x इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसी पैटर्न पे आपके थर्ड ईयर में भी थ्योरम आएंगे 2-3, तो इसको अच्छे से समझ लेना। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बार बार इसको आप खुद ही रिपीट करके देख लेना। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे पहली बार। दूसरी बात ये कि एनए का भी पेपर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, शायद कल से कर दूँ स्टार्ट, है ना। तो जिन बच्चों ने एनरोल पहले से कर रखा है, मतलब जिन्होंने फीस जमा करवा रखी है, वो लोग सभी डिटेल मुझे भेज दें। अधिकतर बच्चों ने तो भेज दी है, जिन्होंने नहीं भेजी है वो तुरंत मुझे डिटेल भेज दें ताकि उनको पहले से एनरोल कर दिया जाए। ठीक है, और दोनों क्लासेस को साथ साथ लेते रहिए, जल्द ही अपन इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।